हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस नई वीडियो में बात करेंगे साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही साथ हम देखेंगे लाइसोसोम, लवक, इन सभी के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कोशिका के स्टार्टिंग पॉइंट्स, जैसे कोशिका के बारे में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं, केंद्रक वगैरह वगैरह हमने सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो साइंस का सीरीज़ है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें मैं नोट्स का कलेक्शन आपके सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने अलग अलग सोर्सेस को मिला करके इकट्ठे करके बनाया हुआ है। तो आप वीडियो को देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले आप वो देख लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या है कि सबसे पहले इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करें तो अल्टमैन के द्वारा 1880 ईस्वी में से खोजा गया था। इन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा था, ठीक है। यानी जब इन्होंने अल्टमैन ने 1880 में इसे देखा तो बायोब्लास्ट कहा। बाद में एक वेंडा नामक जो कि वैज्ञानिक आते हैं, तब इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके सामने रखे जा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने खोजा। तो सबसे पहले किसने खोजा भाई, अल्टमैन ने खोजा। भले इसका नाम बायोब्लास्ट दिया था, लेकिन खोजा तो अल्टमैन ने। और नाम इसका किसने दिया, बेंडा ने दिया था। तो ये आप जिस तरह से पूछा है देख लेना। एक चीज़ और आपको क्लियर रहना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका कहते हैं। और सूत्रकर्णिका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रश्न आता है, जैसे कि पूछा जाता है कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, ऐसे नहीं पूछा था कि पूछा जाता है कि जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले सूत्रकर्णिका किसे कहते हैं। एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है, ठीक है। और जीवाणुओं में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सूत्रकर्णिका नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शून्य उस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका का इसे ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस के नाम से इसे जानते हैं। यानी कोशिका के पावर हाउस के रूप में हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो एटीपी के रूप में होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप होता है, ये भी याद रखना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचना क्या कहलाती है, तो इसे क्रिस्टी कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। आपको पिक्चर जब दिखेगा तो पिक्चर में आप आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बेसिकली बस नाम याद रखें क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी तरह से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर झुकी हुई जो मुड़ी हुई संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये प्रायः जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये श्वसन मतलब कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका का कौन सा अंग जो होता है वो कोशिकीय श्वसन करता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो तीन चीजें कथन रूप में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हम देखा कि डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ऐसा एक सेकंड कथन रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का निर्माण करता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ तो कथन सही है, और यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग होता है। तो यहाँ पे तीन कथन दे सकता है और तीनों कथन यहाँ पे जो भी मैंने बात किया वो सही है। तो आपको कथन के रूप में चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र या फिर इसको सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। तो याद रखिए कि क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। याद रखना बहुत जरूरी है, 70S प्रकार का। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टी का मुख्य कार्य एक्चुअली होता है क्या है, जैसे हमने देखा कि क्रेब्स चक्र या फिर सिट्रिक चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। और ऊपर हमने देखा था कि क्रिस्टी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अंदर में मुड़ी हुई जो संरचना होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी का कार्य क्या है, तो ये एटीपी संश्लेषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है।
ठीक है, यही इसका कार्य भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मानी जाती है। तो ये चीज़ कथन के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मानी जाती है। और हमने कल आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 70 एस प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक तरह का प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तो भैया 70 इस प्रकार की होती ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। विखंडन जो होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विभाजित होता है, विखंडन द्वारा विभाजित होता है, ये ध्यान रखिए। डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब कह रहा है कि लाइसोसोम, ये जो टॉपिक है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। खास करके सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है बस ये छोटा सा लाइन, आत्मघाती थैली के नाम से किसे जानते हैं। ये हम हमेशा से प्रश्न देखते हुए आ रहे हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था। तो क्रिश्चियन डी डूबे थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की। सूक्ष्म गोल एकल झिल्ली से घिरी थैली जैसी एक संरचना होती है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन में इसका मेन कार्य होता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक यानी अम्लीय पीएच माध्यम में अच्छे से कार्य करते हैं। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये मेरा एक्चुअली पुराना नोट्स है। पुराना मतलब बहुत पुराने, मतलब कुछ महीने पुराने नोट्स हैं जो मैं पहले नोटबुक पर मैं नोट्स बनाता था। तो इसमें मैं पिक्चर वगैरह ज़्यादा नहीं ऐड किया हूँ। लेकिन अब जो मैं नोट्स बना रहा हूँ बायोलॉजी के, अभी हाल फिलहाल मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया था। तो अब मैं आईपैड पे अपनी डिजिटली नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर आप नोट्स को पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले सिर्फ वन लाइनर चीज़ों में पढ़ा था, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आप हमारे नए नोट्स को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। अब देखिए लाइसोसोम के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें कि इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये चीज़ याद रखिए कि अंतर्द्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी उपकरण में इनका निर्माण होता है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है लेकिन याद रख लो क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है जानना, राइट। नेक्स्ट क्या आता है कि ऑटोलाइसिस किसे कहते हैं। ऑटोलाइसिस किसे हम लोग कहते हैं, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं और इस प्रक्रिया को ही ऑटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे लिखी है कि लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ पादप होते हैं जिनकी कोशिकाओं में भी ये मिलते हैं, लेकिन अधिकांश जो होता है वो ये सिर्फ और सिर्फ पशु कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम किसका पाचन करता है? तो ध्यान रखिए कि लाइसोसोम जो है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है लवक, जो हमें जानना है। प्लास्टिड लवक की खोज अर्नेस्ट हैकल ने किया था। केवल पादप कोशिकाओं में ही ये पाए जाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये याद रखना है कि लवक केवल और केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हरित लवक के बारे में सबसे पहले, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों और तने के हरे रंग जो प्रदान किया था उसके लिए जिम्मेदार होते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। पादप कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं हम लोग हरित लवक को। याद रहेगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये प्रश्न डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे मैग्नीज, लोहा, कॉपर तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा कि अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में देखा था हरित लवक, अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट देख लिया। सेकेंड नंबर पे आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन लवक होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता। अवर्णी यहाँ पे कहा गया है, मतलब अवर्ण मतलब कोई इसमें वर्ण नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है।
यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से वंचित का मतलब कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे भूमिगत तने आदि में पाया जाता है, भूमि के अंदर जो तने हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। इनका मेन कार्य होता है भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक के रूप में इसको जानते हैं, यानी भोज्य पदार्थों का ये संग्रह करता है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य खाद्य सामग्री का भंडारण करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक में बस उतना ही याद रखना था कि उसका कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का भंडारण करना। अब मेन है यहाँ पे वर्णी लवक, जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये रंगीन लवक होता है, इसके रंग होते हैं जैसे लाल, पीले, नारंगी रंग के ये होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों जैसे कि पुष्प, फल भुत्ती और बीज आदि में पाए जाते हैं। जैसे टमाटर में हमने लाल रंग देखा है, वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का जो हम रंग देखते हैं वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। तो ये सब जो रंग देखने को मिलता है वो वर्णी लवक के कारण ही, यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही देखने को मिलता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट है क्या भाई? तो ये देखो, एक अवर्णी लवक होता है जो वसा और तेलों का भंडारण करता है, यानी एक तरह का ये अवर्णी लवक ही होता है, यानी कि हमने ऊपर में जो देखा ल्यूकोप्लास्ट ही होता है जो वसा और तेलों का भंडारण करता है। और इसका मेन कार्य तो यही है कि खाद्य पदार्थों का भंडारण करना। तो ये वसा और तेलों का भंडारण करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोशिका के जो भी प्रमुख अंग थे, हमने कल वाले वीडियो में देखा था कुछ चीज़ें, और आज भी हमने देखा 3 जो टॉपिक्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और खास करके लवक। ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इनको अलग एक टॉपिक बना करके रखा आपके सामने। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा, अगर आप एंड तक इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पर आप स्पेशल पार्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो फटाफट उस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सामने वीडियो प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करो, वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।